सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने पढ़ा कि लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की बहुत सी यादें आ जाती हैं। किस प्रकार वह दादी माँ से अत्यधिक प्रेम करता है और दादी माँ का भी उसके प्रति अत्यधिक लगाव है। जब लेखक को बुखार हो जाता है तो दादी माँ उसकी देखभाल करती है, उसकी खातिरदारी करती है, तो लेखक को वो चीजें बहुत याद आती हैं। अब भी लेखक को बुखार तो होता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे वह बुखार अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेष महाराज अपनी मर्जी से खिचड़ी या साबू बना देते हैं, नौकर पानी दे जाता है, डॉक्टर कुनैन के मिक्सचर की दवाई दे जाता है, लेकिन वो जो प्यार था दादी माँ का, उसके प्रति वह प्यार उसे दिखाई नहीं देता। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि दादी माँ से कर्ज लेकर रामी की चाची धन्नो परेशान है, वह कर्ज लौटाना चाहती है। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक ने बताया है कि पहले के समय में लोग किस प्रकार दूसरों से कर्ज लेते थे और किस प्रकार लोग एक दूसरे के प्रति दया और प्यार का भाव रखते थे। कर्ज लेने पर जब दादी माँ उसे डांटती है, वह वापस नहीं देती समय पर, तो दादी माँ उसे डांटती है, लेकिन जब वह मजबूरी बताती है कि उसकी बेटी का विवाह तय हो गया है, इसलिए वह कर्ज समय पर नहीं दे पाई, बल्कि दादी माँ उसका सारा कर्ज, पिछला कर्ज माफ कर देती है। ठीक है। जब लेखक को इस बात का पता चलता है तो वह अत्यधिक हैरान होता है कि कल वह उसे डांट रही थी और आज उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। तब धन्नो उसे व्यंग्य करते हुए कहती है कि बड़े लोग जो हैं पैसा देकर भी ना डांटे तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो बच्चों, अब हम अपनी कहानी आगे प्रारंभ करते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है, क्योंकि लेखक अपने भाई के विवाह की बात बता रहा था। इसमें भी उसी के प्रसंग का वर्णन किया गया है कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं कि जैसे ही विवाह नजदीक आया तो औरतों ने 4-5 दिन पहले ही गीत गाने प्रारंभ कर दिए। आप भी अपने आसपास देखते हैं, अपने घर में, परिवार में, सगे संबंधियों में देखते हैं कि विवाह से पहले 3-4 दिन पहले ही गीत गाने प्रारंभ कर दिए जाते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी कि जिस दिन विवाह होता है उस दिन रात को अभिनय होता है। अभिनय का अर्थ होता है नाटक। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। प्राय यानी अक्सर एक ही कथा पर निर्भर होता है यह, क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है वो एक ही होती है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं कि इस नाटक में विवाह से लेकर, एक लड़के के विवाह से लेकर उसके पुत्र की उत्पत्ति तक, उसके पुत्र के जन्म तक, उसके पुत्र के पैदा होने तक के सभी भाग इस नाटक में दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें करती हैं। पाठ यानी रोल, जो भूमिका है, सभी लड़के की है, बच्चे की है, सास ससुर की है, सभी का अभिनय औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान यानी खुला आंगन, जहाँ वहां पर सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। कि वह भी क्यों सो रहा था वहां पर, क्योंकि वह भी बारात में नहीं जा सका था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति यानी दुविधा दिखाई कि ये 2 लड़के हैं यहाँ पर सो रहे हैं और हम अपना नाटक कैसे कर सकते हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तब दादी माँ अपना प्यार लेखक के प्रति दिखाते हुए कहती है कि वह क्या, लड़का तो भगवान के बराबर होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, वेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भांडा फोड़ हो गया। कि लेखक के दादी ने उसे वहां पर चादर उठाकर सुला दिया था और उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को दबाने का प्रयास करता है। वह सोचता है कि अगर मैंने हंस दिया तो भेद खुल जाएगा, रहस्य खुल जाएगा। भेद यानी रहस्य खुल जाएगा कि मैं यहाँ पर सो नहीं रहा हूँ, बल्कि उनका नाटक देख रहा हूँ। पर भाभी ने कुछ ऐसी बात कही जिससे मैं अपनी हंसी रोक न पाया और भांडा फोड़ हो गया। भांडा फोड़ यानी कि उसका रहस्य जो था, जो सोने का नाटक कर रहा था, उसका रहस्य खुल गया।
देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। कि तब वह उसकी भाभी है उसके साथ मजाक करते हुए कहती है कि दादी, कि आप तो कह रही थी ये एक बच्चा है और बच्चा सो रहा है, अगर कहती हो ये रो रहा है इसको दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। कि देवर और भाभी के बीच में मजाक का व्यंग्य हुआ और तब दादी माँ गुस्से में बोली कि लड़के के साथ क्यों बहस करती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। कि फिर अगले दिन भी लेखक को वह बात याद आती है और यह कहता है कि कल वाला बच्चा, और ऐसा कहकर वह दादी माँ के पीछे जाकर छिप जाता है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। कि जिस प्रकार हम कोई अपराध हो जाने पर अपनी दादी माँ के पास छिप जाते हैं तो वह अभयदान मिल जाता है। अभयदान यानी कि दया का दान है। जो सजा है हमें मिलनी चाहिए थी वह सजा नहीं मिलती। क्योंकि आप भी घर में देखते हैं, जब आपको आपके माता पिता डांटते हैं तो आपके दादा दादी आपको उनकी डांट से बचाते हैं, तो वह आपके लिए भी अभयदान होता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज जैसे कैसी मालूम होती है। कि मुझे आज स्नेह और प्रेम से ममता की मूर्ति जो दादी माँ थी उसकी एक एक बात मुझे मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। परिस्थिति हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है परिस्थितियों का अधीन है, और परिस्थितियां जब आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वात्या चक्र आंधी की तरह आ जाती हैं और हमारा जीवन उन परिस्थितियों में ऐसे उलझ जाता है जैसे आंधी आने पर सूखा पत्ता उस आंधी के चक्र में फंस जाता है। उसे दादी माँ खूब जानती थी कि दादी माँ इस परिस्थितियों को अच्छे से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो खो दिया था, कि अब उन्हें यह संसार धोखे की टट्टी यानी छलावा लगता था, धोखा लगता था, क्योंकि दादाजी उसे छोड़कर चले गए थे। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और बिडावाडोल कर दी। कि जैसे ही दादा की मृत्यु हुई, मित्रों ने, सगे संबंधियों ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और मृत्यु के बाद कुकुरमुते की तरह यह एक प्रकार की बेल होती है जो बिना पानी और के बढ़ती जाती है। और ऐसे मित्रों की संख्या बढ़ गई, मुंह में राम बगल में छुरी। कि यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ यह है कि वैसे तो राम राम करते हैं लेकिन दूसरे की बुराई भी करते रहते हैं। तो ऐसी शुभचिंता जताने वाले मित्रों ने स्थिति को डावाडोल कर दिया यानी बिगाड़ दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी ने जो अतुल संपत्ति वे की वह घर की तो थी नहीं। कि जो अतुल संपत्ति, जो धन संपत्ति थी दादाजी के श्राद्ध में जो की गई, वह की गई, खर्च की गई, वह घर की नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, माँ यानी जाड़े के दिन, जनवरी और फरवरी के दिन, ठंडक के दिन। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था यानी कि कड़ाके की ठंड हो रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ यानी पश्चिमी हवा का जो सन्नाटा था वह तेज था, और पाले की यानी बर्फ की जो शीत ठंडक थी हड्डियों में घुस जाती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। कि मैंने देखा कि दादी माँ क्या कर रही है, संदूक पर एक दिया जला रखा है और उस पर हाथ जोड़े हुए बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। कि स्नेह से भरी हुई अधीर बेचैन जो आंखें थी, मैंने उनमें आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। कि लेखक ने कभी दादी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, लेकिन जब आंखें खुलती है तो वह धीरे से दादी माँ कहता है, क्या है रे तू, यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। कि लेखक अपनी दादी माँ से कुछ पूछना चाहता है। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया न? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। कि जैसे व्यक्ति अपने सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे जो बुरा सोचते हैं, ऐसे मित्रों के बढ़ जाने पर दादी माँ अत्यधिक परेशान थी। और जब वह रो रही थी तो वह अपनी व्यथा को, अपने दुख को अपने
पोते से छिपाती हुई कहती है कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया है, चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। जब लेखक ने उसे धोती बदलने के लिए कहा तो उसने कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। कि अगले दिन सुबह लेखक जब उठता है तो देखता है कि उसके पिताजी और उसके भाई आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं और क्या है, कुछ मन मारे बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं। दूसरा चारा ही क्या है, कि दूसरा उपाय ही क्या है। बाबू बोले रुपया कौन देते, कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गई। उसके पिताजी कहते हैं कि अब उधार पर या कर्ज पर कोई पैसा नहीं देता, पिछले वालों के भी कितने पैसे रहते हैं। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही, कि दादी माँ उसको स्नेह भरे प्यार से डांट कर कहती है कि अभी तुझे चिंता करने की बात आवश्यकता नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया कि वह उस कंगन को अपने पुत्र को देते हुए कहती है, अपने पोते को देते हुए कहती है कि ये कंगन तुम्हारे दादाजी ने मुझे इसी अवसर के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, कि मैंने इसको कभी पहना नहीं, सहेज कर यानी संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। कि वह कहती है कि जो पुराने व्यक्ति होते थे, जो पुराने समय के जो व्यक्ति होते थे, अपने आने वाली स्थिति को भी भाप लेते थे कि आगे आने वाला समय बुरा हो सकता है, तो इसलिए वो चीजों को संभाल कर रखते थे। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, अपने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। कि जब पिताजी उनके देनदारों के पास अधिक पैसा हो गया, तब दादी माँ ने उसे वह कंगन देते हुए कहा कि सब लोग, हमारे जो समय के लोग थे, वो आगा पीछा देख लेते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। साफ भ्रष्ट यानी कि जिसने श्राप को खत्म सा कर दिया हो, श्राप को खाने वाली हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। ये जो धुंधली दादी माँ की जो छाया थी वो विलीन हो गई यानी खत्म हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। कि मैंने देखा कि दिन बहुत चढ़ आया है, यानी कि बहुत देर हो चुकी है, और पास के एक लंबे खजूर के पेड़ से काली घिनौनी यानी घृणा से भरी हुई आंखों वाला एक कौवा मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। कि मेरे हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही हैं। कि जिस प्रकार चींटियों की पंक्ति होती है, लाइन होती है, और उस प्रकार मेरी स्मृति में दादी माँ की सारी बातें याद आ जाती हैं, और वो चींटियां जैसे चली जाती हैं, तो तब वह उसी प्रकार मेरी यादें भी धूमिल हो गई, खत्म हो गई। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? कि लेखक को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और वह सोचता है, बार बार सोचता है कि क्या दादी माँ सचमुच में नहीं रही। तो बच्चों, हमने आज कक्षा 7 पाठी दादी माँ पढ़ा, दादी माँ के बारे में बताया है। कहीं ना कहीं इस पाठ को याद करके हमें भी अपने दादी माँ की याद आ गई होगी। तो बच्चों, जिस प्रकार लेखक ने अपनी दादी माँ की याद को संजो कर रखा है, जिस बच्चों के पास दादी माँ है वो अपनी दादी माँ को अत्यधिक आदर दे, सम्मान दे, क्योंकि यह एक बुजुर्गों का एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और हमें उसका महत्व तब पता चलता है जब वह हमें छोड़कर चला जाता है। तो लेखक को भी अपनी दादी माँ की चले जाने की खबर पर विश्वास नहीं होता कि वह उसे छोड़कर चली गई है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने दादी माँ का महत्व जाना कि किस प्रकार दादी माँ लेखक के लिए एक वरदान सा साबित होती है, और वह परिवार को हर विपत्ति से बचाने का प्रयास करती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।